नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। मोदी ने तीसरी बार इस सीट से पर्चा भर करके इतिहास रचने का दोबारा से दावा किया है, तीसरी बार दावा किया है। देखिए, नामांकन के दौरान एनडीए के तमाम बड़े नेता देश के कोने कोने से काशी पहुंचे हुए थे, जिसकी हर एक तस्वीर आपने देखी। सफेद कुर्ता पैजामा और नीले रंग की जैकेट पहनकर पीएम मोदी कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मोदी के साथ नामांकन कक्ष में वैदिक आचार्य और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री उन 4 लोगों में से एक हैं जो मोदी के प्रस्तावक बने हैं। इनके अलावा जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता और कुर्मी समाज से आने वाले बैजनाथ पटेल, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और कुशवाहा समाज से आने वाले लालचंद कुशवाहा, वाराणसी में पार्टी के जिला महामंत्री और दलित समुदाय के संजय सोनकर पीएम के चुनाव प्रस्तावक बने। वो कब बताया गया कि आप प्रस्तावक होंगे? और अरे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया 2-3 दिन पहले। अच्छा, क्या बताया गया कि आपको प्रस्तावक बनना है? हाँ, मुझे सुबह ही आप सबके माध्यम से मालूम चला कि मैं पूज्य प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक हूँ। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। नामांकन की एक व्यवस्था होती है, उसमें प्रस्तावक होता है। जिसमें पार्टी ने मेरा नाम तय किया, पुराने कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास व्यक्त किया। मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। नामांकन के बाद पीएम मोदी जब बाहर निकले तो देश भर के एनडीए के नेता उनके साथ नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर पूर्वोत्तर के नेता और बिहार यूपी के साथ ही दक्षिण भारत से आने वाले तमाम सहयोगी दलों के प्रमुख नामांकन के बाद के इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने। नामांकन के बाद मोदी जब एनडीए नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट के दफ्तर से बाहर निकले तो समर्थकों का हुजूम इंतजार कर रहा था। मोदी हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। एबीपी न्यूज की टीम कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद थी और हमारे रिपोर्टरों ने मोदी के नामांकन के गवाह बने नेताओं से बात की। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नामांकन पत्र भरने के समय हम लोगों को यहाँ मौका मिला। हम सब लोग भाग्यवान हैं। इस तरीके से पूरा गठबंधन एकजुट होकर हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं और यही हम लोग की ताकत भी है। पूरा एनडीए एक साथ प्रधानमंत्री जी के समर्थन में आज यहाँ पर आया, तो ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य है उसको हम लोग आसानी से पार करें। नामांकन के दौरान की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में एनडीए के तमाम नेता मोदी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देश भर से आए एनडीए के नेता मोदी का स्वागत सम्मान करते नजर आ रहे हैं। एकता दिखाने के लिए नामांकन के इस मेगा शो में यूपी के सहयोगी दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। यहाँ नामांकन में आज इस प्रक्रिया में सारे देश के विभिन्न कोनों से नेता आए थे। हमारे लिए सौभाग्य, ये विशेष अवसर है हमारे लिए। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कितना सार्थक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बनारस में खड़े होकर बात की जा रही है तो वो सार्थक अपने आप हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश है, एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती हमारे उत्तर प्रदेश में मिली है, 2014 में भी, 2019 में भी, और इस बार भी यहाँ 5 दल मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। मोदी जी को बनारस चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। और यहाँ कितने से जीतेंगे प्रधानमंत्री जी?
543 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। तीसरी बार मोदी ने वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया है। 2014 और 2019 का चुनाव मोदी यहीं से जीत चुके हैं। अब हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। वाराणसी में चुनाव 1 जून को है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने सुबह सुबह गंगा पूजन किया और इसके बाद मोदी काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। कल ही पीएम वाराणसी पहुंचे थे, जहां शाम को 6 किलोमीटर लंबा रोड शो भी उन्होंने किया था। काशी में गंगा साधना, मोदी की विजय आराधना। नामांकन से पहले सुबह सुबह पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ काशी के मशहूर दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की पूजा की। फिर काल भैरव मंदिर जाकर काशी के कोतवाल के दर्शन किए। आज गंगा सप्तमी है और हिंदू धर्म में आज के दिन की बड़ी मान्यता है। ऐसे में पीएम मोदी ने नामांकन के लिए आज का यह शुभ मुहूर्त चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काशी में मां गंगा के चरणों में वंदन के साथ आज मेरे दिन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पूजा के दौरान मां गंगा से देश और काशी वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। गंगा मैया की पूजा के दौरान मोदी के साथ 6 पुजारी मौजूद रहे। इसमें दक्षिण भारत के भी पुजारी शामिल थे, जो कई पीढ़ियों से काशी में पूजा करवाते आ रहे हैं। इस बार का जो योग है, ये अगले 3 बार तक उनको प्रधानमंत्री बनाने का योग है। विजयी प्रधानमंत्री हैं हमारे, भविष्य के लिए भी विजय पताका उनके लिए हर समय साथ में खड़ा हुआ है। कोई बहुत बड़ा कार्य है जो देश हित के लिए नहीं, हम लोग विश्व हित के लिए जो आज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है तत्पर हैं। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जो देश के राजा नहीं चक्रवर्ती हैं, उनका विनम्रता है कि आके वो ऐसे हम लोग को झुक के प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो 400 पार का संकल्प लिया है, माँ गंगा और वेद नारायण उसको परिपूर्ण करें, ऐसा हम लोग ने आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में ही स्वर्गलोक में मां गंगा की उत्पत्ति हुई और वे भगवान शिव की जटाओं में आई। सुबह गंगा पूजा के बाद मोदी क्रूज पर सवार होकर नमो घाट की तरफ गए और फिर वहां से काल भैरव मंदिर पहुंचे। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पिछले 2 चुनावों में मोदी को पूजा करवाने वाले पंडित बबलू मिश्रा से हमारी टीम ने बात की। 2014, 19 और 24 तीनों में यहीं आए और आप यहाँ मौजूद थे। हाँ, जी जी, हम मौजूद थे, हमें पूजा कराए। तीनों में आप ही पूजा कराए। हाँ। तो यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ परंपरा होती है काल भैरव में, और इसका महत्व क्या है मिश्रा जी? महत्व जो काशी में आएगा पहले इनका दर्शन करने के बाद कोई कार्य करेगा। हाँ। काल भैरव में जो आएगा माथा टेकेगा, उसके बाद कोई शुभ कार्य करेगा। चूंकि आज मोदी जी का नामांकन था। हाँ। जीत का आशीर्वाद मिल गया है मोदी जी को? जी, मिल गया जीत का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से। इससे पहले कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की सड़कों पर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। घर की बालकनी से मोदी की आरती उतारने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। रोड शो के बाद रात को मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। अब आज गंगा मैया और काल भैरव की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन भर दिया है। तो 2014, 2019 और 2024 में तीसरी बार पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं और आपको राहुल का शुद्ध देसी प्रचार हम दिखाते हैं। रायबरेली में परिवार और पार्टी की विरासत बचाने के लिए राहुल और प्रियंका चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। प्रचार के दौरान राहुल का अलग अलग अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। राहुल का शुद्ध देसी प्रचार आप भी देखें। कभी अपनी दादी इंदिरा गांधी के स्मारक पर, कभी किसी सैलून में, कभी किसी रैली में शादी की बात पर हंसी ठिठोली, तो कभी अचानक बच्चों के बीच पहुंचकर फोटो सेशन। रायबरेली में राहुल गांधी के प्रचार का ये अंदाज कुछ अलग है। इन दिनों राहुल बहन प्रियंका के साथ रायबरेली में खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को जब राहुल ने
रायबरेली में प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले अपनी दादी इंदिरा गांधी के स्मारक स्थल पहुंचे और जीत का आशीर्वाद लिया। राहुल चुनावी जनसभा से निकले तो पास के किसी सैलून में दाढ़ी सेट करवाने पहुंच गए। अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाई, बदले में फोटो खिंचवाकर 500 का नोट थमाया। अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहन प्रियंका भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं और राहुल को वोट देने की अपील कर रही हैं। लालगंज की एक चुनावी रैली में बात राहुल की शादी तक पहुंची तो प्रियंका ने भाई को आगे कर जनता से पूछवा लिया, शादी कब करोगे? पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल और प्रियंका का अनोखा अंदाज रायबरेली की जनता को खूब भा रहा है। एक जनसभा के दौरान राहुल ने खुलकर प्रियंका की तारीफ की। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। 1952 से लेकर अब तक की बात करें तो सिर्फ 3 बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस को रायबरेली से हार का मुंह देखना पड़ा है। साल 2004 से लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद का चुनाव जीतती रही हैं और यही लेगेसी बरकरार रखने की चुनौती इस बार राहुल के पास है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए की जीत के लिए क्या है चाणक्य नीति? एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी माझा की एडिटर सरिता कौशिक के साथ हेलीकॉप्टर में गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आप देखिए। अमित जी, आपका स्वागत है। आप महाराष्ट्र में हैं और क्या लग रहा है आपको, देश का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट सभी जगह जाकर आया। पूरा देश एक मन बनाकर बैठा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। और इस बार पूर्व और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हम बंगाल में बढ़ेंगे, उड़ीसा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ेंगे, हम तमिलनाडु में भी बढ़ेंगे और केरल में भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें कोई शक शुबह नहीं है कि 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में आपको क्या हाल नजर आ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की। 1-2 सीट छोड़कर मुझे नहीं लगता कहीं हम तकलीफ में हैं। 1-2 सीटों पर भी संघर्ष है और 1-आध सीट आ भी सकती है। नहीं, अमित भाई, आप ही नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी, आपके सारे अलाइज, ये सारा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की 2014 और 2019 में मोदी वेव दिख रही थी, सामने दिख रही थी, वैसी वेव आज आपको लग रही है देश में है? वेव उससे भी बड़ी है। सवाल यह है कि वेव के सामने कोई क्रेडिबल संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वेव की इफेक्ट नहीं है। जब संघर्ष होता है तो जय पराजय और वेव दोनों बहुत स्पष्ट दिखते हैं। अभी इंडी अलायंस के नेता अपना नेता ही तय नहीं कर पाए, नीति ही तय नहीं कर पाए। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, उद्धव ठाकरे जी इनसे सहमत नहीं। नाना पटोले कहते हैं कि हम राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण करेंगे। अरे पटोले साहब, जहां स्वयं राम बैठा है उस जगह को आप क्या शुद्ध करोगे? राम की उपस्थिति ही हमारे देश में पवित्र मानी जाती है। इन लोगों को न देश के संस्कार की
जानकारी है, ना उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अमित भाई, अगर हम देखें तो कुछ जो आपके मित्र थे वो महाराष्ट्र में अब महायुति में चले गए हैं, वो आपके सामने हैं, जो सामने थे वो आपके साथ आ गए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक कंफ्यूजन है मतदाता के मन में। देखिए, 2015 में भी उन्होंने प्रयास करा था मुख्यमंत्री बनने का, हमसे अलग होकर चुनाव लड़े, हार गए। फिर उन्होंने कहा हमारा पुराना अलायंस है ये वो, हमने साथ में लिया। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया था कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। सारे प्रचार का साहित्य इस प्रकार से, मैं उद्धव जी, मोदी जी, उद्धव जी, कई सभाओं में मैंने, मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने ये सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति में स्पष्ट किया है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के बाद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने का मोह आया, हम कुछ नहीं कर सकते, उनका व्यक्तिगत फैसला है। परंतु बाला साहब के सिद्धांतों को छोड़कर जब वो जमीन पर निकले हैं, उनको लंबे समय तक टिकना दिक्कत आएगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र का मतदाता ये जरूर पूछता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है और शरद पवार जी और कांग्रेस विरोध करते हैं, उनके साथ आप बैठे हो तो आज बाला साहब की आत्मा दुखी होती होगी या नहीं होती होगी, ये बात जरूर पूछते हैं। जो उनके लिए एक सिंपैथी है महाराष्ट्र में, इस तरह का एक परसेप्शन जो तैयार किया जा रहा है वो सच नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? मीडिया के कुछ तबके नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर चुनाव तो कौशिक जी एक एक वोटर तय करता है, नैरेटिव तय नहीं कर सकते। और वोटर ने मन बना लिया है कि वो मोदी जी के साथ। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां तोड़ने का आप पर आरोप लगता है। आपने तोड़ा है, दंडित किया है, क्या किया है या कुछ भी नहीं किया? मुझे बताइए, अगर शरद पवार जी बेटी की जगह अजीत पवार को नेता बना दे तो एनसीपी टूटती क्या? और उद्धव ठाकरे बेटी की जगह एकनाथ शिंदे को प्रमोट करते तो शिवसेना टूटती क्या? इनके बेटे बेटी के मोह ने इनकी पार्टियां तोड़ी है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। जो अजीत पवार कह रहे हैं उस पर से ऐसा लगता है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं उससे लगता है कि क्या शरद पवार जी आपके साथ में इसके पहले सरकार बनाने के लिए आकर बातचीत करके गए हैं? देखिए, कई बार बात हुई थी मगर बात परवान नहीं चली। शरद पवार जी ने अभी फिलहाल में एक और बात कही कि सारी रीजनल पार्टीज जो है वो कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। वो जानते हैं कि सुप्रिया सुले जी पार्टी को बहुत समय आगे नहीं ले जा सकती, इसलिए वो भूमिका बना रहे। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भाजपा के लिए और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, लेकिन मंदिर का मुद्दा लोगों को लगा था कि आप राम की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का मुद्दा कहीं चुनाव में पीछे पड़ गया, ऐसा लग रहा है। देखिए, सिर्फ मंदिर का मुद्दा नहीं है। अब नाना पटोले जी मंदिर के शुद्धिकरण की बात करते हैं, राहुल बाबा, उद्धव जी और शरद पवार जी प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। तो जनता को लगता है कि वोट बैंक की लालच में ये लोग राम को सम्मान देना नहीं चाहते, इसके कारण ये मुद्दा बना है। आप एक तरफ जो है वो जो कांग्रेस है, जो इंडी अलायंस है, वो शरिया लॉ की बात कर रही है, मुस्लिम वोट उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं, मुस्लिम और दलित समाज एक हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप है जो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर वोट कभी नहीं मांगा, हमने स्मरण कराया कि हमारा एक वादा था, वो हमने पूरा किया। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में एक नया विश्वास भरने का काम किया है।
गरीब को घर, घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में नल से जल, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री, स्वास्थ्य की और गैस, ये सारी चीजें आज 60 करोड़ गरीबों को आज़ादी के 70 साल के बाद उपलब्ध हुई है। जो अमेठी के हार के बाद में राहुल गांधी जी वायनाड चले गए, लेकिन इस बार फिर से रायबरेली आए हैं, ये कॉन्फिडेंस वापस कांग्रेस को आया। देखिए, अगर वो शुरू से घोषित करते कि मैं वायनाड और रायबरेली दोनों लड़ूंगा तो मैं इसको कॉन्फिडेंस मान सकता था। वायनाड का चुनाव समाप्त हुआ तब तक आपने गोपनीय रखा। जब सर्वे आने लगे पोस्ट पोल कि वहां गड़बड़ है तो फिर तो रायबरेली मजबूरी है। एक कांग्रेस नेता है जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास अनुभव है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया। 130 करोड़ का देश, एटॉमिक पावर भारत, क्यों किसी से डरेगा? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और वो हमेशा के लिए भारत का है। ये लोग एटम बॉम्ब के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक और विवाद छिड़ा है केजरीवाल जी के आने के बाद से, बाहर जब से वो आए हैं। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो है 75 साल की उम्र का, जिसका जवाब आप दे भी चुके हैं। लेकिन अब नेचुरल जो विरासत किसकी है मोदी जी के बाद में भाजपा की? आपका नाम उन्होंने, देखिए, अभी 5 साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 29 के बाद भी हमारे चुनाव का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ही करें। तो केजरीवाल को खुश होने का कोई समाचार यहाँ से नहीं है। वो योगी जी को भी उन्होंने कुछ मशवरा दिया है। देखिए, पहले उनको 1 तारीख को जेल में जाना है, अपनी पार्टी का नेता तय करना है, वो जरा जल्दी कर दे 1 तारीख के पहले। हैदराबाद में आप क्या देखते हैं? बहुत ही तगड़ा कैंडिडेट आपने सामने दिया है माधवी लता के स्वरूप में, और किस तरह से उस चुनाव को आप देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट को एलिनेट बहुत ज़्यादा हद तक देश में करने की कोशिश। देखिए, डॉक्टर माधवी ओवैसी जी को बहुत तगड़ा फाइट दे रही हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार हैदराबाद की जनता परिवर्तन करेगी। आपको लोग चाणक्य कहते हैं बीजेपी का, आप किस तरह से ये रणनीतिकार जो आप है, वो किस तरह की रणनीति आप बनाते हैं कि बीजेपी क्या आपकी प्रोसेस है, हम समझना चाहते हैं। देखिए, ये ठीक नहीं है। मेरे 100 जीवन भी इकट्ठा कर ले तो भी मैं चाणक्य नहीं बन सकता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और जहाँ तक रणनीति का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ से कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। हमारे बड़ों से, हमारे नेताओं से जो सिखाए वो ही मैं करता हूँ, नया कुछ नहीं। एक आपका और नरेंद्र मोदी जी का एक कॉम्बिनेशन हम गुजरात से देखते आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इतना इंटैक्ट रहना सालों साल बहुत ही डिफिकल्ट है और कोई और उसे लांग नहीं पाता है। ये क्या रिश्ता है आपका? ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये क्या केमिस्ट्री है? देखिए, रिश्ता एक नेता और कार्यकर्ता का जो होता है वो ही मेरा और मोदी जी का है। मोदी जी मेरे नेता है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी में सभी लोग बैठकर चुनाव हो या सरकार की नीतियाँ तय करनी, मोदी जी सबको पूरी लिबर्टी देते हैं। सब लोग बैठकर सोच विचार कर मोदी जी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको मोदी जी फाइनल शेप देते हैं। हम आपको लगातार चुनाव में देश के हर स्टेट में देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा पर्सनल है ऐसा मैं कहूंगी, आप जवाब देना चाहे तो दीजिए, लेकिन आप
डिस्ट्रेस कैसे होते हैं? आम लोग जो है वो म्यूजिक सुनते हैं या कुछ परिवार के साथ में, आप कैसे डिस्ट्रेस होते हैं? देखिए, मेरे भी कई निजी शौक है, मगर जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैं इसको सार्वजनिक नहीं करूंगा। परंतु अंततोगत्वा कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता भी मनुष्य होता है, तो मैं भी एक सामान्य मनुष्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे बात की। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से आज नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पीएम मोदी के चुनावी हलफनामे में जो जानकारी साझा की गई है उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है, वो आपको हम देते हैं। देखिए, पीएम के पास कैश कितना है इसके बारे में जानकारी ये साझा की गई है कि 52,920 रुपए कैश पीएम मोदी के पास है, जबकि 2 बैंकों में 80,304 रुपए उनके पास हैं। और साथ ही साथ ये देखिए आप, तीसरी बड़ी बात, 2,85,60,000 की एफडी की गई है, ये भी जानकारी साझा की गई है हलफनामे में। और चौथी बड़ी बात, एनएससी में 9,12,398 रुपए जमा किए गए हैं। सोने की 4 अंगूठी उनके पास है जिसकी कीमत है 2,67,000 रुपए। और साथ ही ना कोई जमीन है, ना कोई फ्लैट और ना ही कोई लोन उनका है, इसके बारे में भी जानकारी साझा की गई है। पीएम की कुल संपत्ति 3,02,00,000 रुपए की है, ये जानकारी साझा की गई है पीएम मोदी के हलफनामे में। तो ये 7 बड़ी बातें जो चुनावी हलफनामे में साझा की गई हैं पीएम मोदी के। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। आज उन्हें पटना में अंतिम विदाई दी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजनीति के चमकते सितारे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुशील मोदी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बीती रात दिल्ली में कैंसर की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। सुशील मोदी ने 3 दशक से ज्यादा समय तक राजनीति की। साल 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद वो 1995 में भी विधायक बने और तभी उन्हें बीजेपी का चीफ व्हिप बनाया गया। इसके बाद साल 2000 में लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। सुशील कुमार मोदी ने 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जब जब सरकार बनाई, सुशील मोदी नंबर 2 पर रहे। लोकसभा चुनाव के बीच सुशील मोदी का जाना बिहार की राजनीति के लिए बड़ा झटका है।